एल थर्स्टन, लुइस लियन थर्स्टन, वो यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे। असल में वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। बाद में उनका इंटरेस्ट जाके साइकोलॉजी में डेवलप हुआ। तो आप उनकी थ्योरी में देखेंगे कि उनके जो कलीग्स होंगे उन्हीं का ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने एक थ्योरी दिया। इनकी थ्योरी बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व की जा सकती है। उन्होंने अपना डॉक्टरेट साइकोलॉजी में 1917 में किया और एक साइकोमेट्रिक सोसाइटी मतलब साइकोलॉजिकल मेजरमेंट लैब शिकागो में एस्टेब्लिश किया। तो जब उन्होंने ये लैब एस्टेब्लिश किया तो जो पार्टिसिपेंट्स आते थे उनका ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने पाया कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू एक आदमी का इंटेलिजेंस लेवल को डिफाइन किया जा सकता है। और उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट 1938 में डेवलप किया। ये जो थर्स्टन की थ्योरी है ये असल में एक कॉमन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं इसके आधार पर बनी हुई है। सपोज कर लीजिए, आप इमेजिन कर सकते हैं किसी एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन को जिसको आप मानते हैं कि काफ़ी तेज है। तो उसमें पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगा वो है उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी, कि उनका मैथमेटिक्स बड़ा तेज रहेगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो इन्होंने उसका नाम दिया न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब आदमी अगर मैथमेटिक्स तेजी से कर रहा है या धीरे कर रहा है उसी अकॉर्डिंगली उसका इंटेलिजेंस होगा। नेक्स्ट वन इज द वर्बल फैक्टर। मतलब अब अगर आदमी तेज है तो ऑब्वियसली है कि उसका जो वर्बल फैक्टर होगा, उसका जो कम्युनिकेशन का एबिलिटी होगा, उसका जो वर्ड, सेंटेंसेस, लैंग्वेजेस, ये सब से रिलेटेड जो नॉलेज होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बड़ा अच्छा शब्द बोलेगा, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। ये सब उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है। हम हाईली इंटेलिजेंट लोगों को देख के चलेंगे ताकि ये सारी चीज़ें उससे कोरिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये जानना जरूरी है। तीसरा, उन लोगों में आपको एक कॉमन चीज़ मिल जाएगा, स्पेस का जो ओरिएंटेशन है वो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मतलब कोई रास्ता ना भूलेंगे, एक बार चले गए कहीं तो याद हो जाता है। अगर रूम का ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका ज्योमेट्री को ठीक ठाक करना है तो उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। और ये सब जो है वो टोटली डिपेंड करता है उनकी मेमोरी पे। तो अगला फैक्टर है मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी शार्प नहीं है तो आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लॉजिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई सेंटेंस, वर्बल वर्ड्स वगैरह भूलेंगे। स्पेस भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैप मतलब रास्ते को आप भूल सकते हैं। इस तरह से मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लाइफ में। अगला जो फैक्टर है वो है वर्बल फ्लुएंसी या वर्ड फ्लुएंसी, मतलब कितनी तेजी से वो वर्ड्स या सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली है कि वो वर्बल फैक्टर उनका चूँकि अच्छा होता है इसलिए उनकी वर्ड की फ्लुएंसी भी अच्छी होती है। तो ओवरऑल आप देखें तो उनमें जो इंडक्टिव रीजनिंग का फैक्टर होता है, मतलब दो तरह के रीजनिंग होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में प्रिंसिपल को इंड्यूस किया जाता है, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पहले से इस्टेब्लिश्ड नहीं है, हम जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक कॉमन रूल निकालते हैं, वही एक प्रिंसिपल बन जाता है। ये हुआ इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कोई प्रिंसिपल और वहाँ से हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली यही डिफरेंस है। तो आप देखेंगे हाईली इंटेलिजेंट लोग दोनों में बड़े स्मार्ट होते हैं
ऑलरेडी कोई प्रिंसिपल है तो उससे वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऑलरेडी कोई प्रिंसिपल एस्टेब्लिश नहीं है तो वो ऑब्जर्व करके उसका प्रिंसिपल निकाल देते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लाइव एग्जांपल हम लोगों के लाइफ में देखा जा सकता है। मेरे लाइफ में तो बहुत सारे हैं। जब भी मैं ये थ्योरी पढ़ता था तो मुझे उन लोगों की ही याद आती थी। नेक्स्ट वन इज द परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड समझते हैं कि इमेजेस, नंबर्स को कितना फास्ट से वो रिकॉग्नाइज करता है, तभी उनकी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और जब वो पढ़ेंगे ना तो बड़ी सतर्कता से पढ़ेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो और ये सब मिल के एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर बनता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर क्या कि ये जो आपका दिमाग है, इतना ज़्यादा अच्छी मेमोरी है, इतना अच्छा आपका रीजनिंग एबिलिटी है, तो इन सब का यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करते हैं। दिस वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। तो आप देखोगे कि ऐसे लोग बड़ी आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। या तो वो मैथमेटिक्स का यूज करके निकाल लेंगे, जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग जो रहते हैं वो लोग आराम से एक्सेल का यूज करते हैं और आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा जगह पे सेव करो तो आपको अच्छा इनकम आएगा। या आप इंजीनियर्स को, इंटीरियर डिज़ाइनर को आप देखते होंगे तो वो आएंगे आपके घर में, घर का हालत देख के बता देंगे कि नहीं ये चीज़ तुड़वाना पड़ेगा, यहाँ से ये चीज़ जुड़वाना पड़ेगा, इस चीज़ को वहाँ प्लेस करेंगे। तो आप देखोगे कि आपका जो प्रॉब्लम था कि घर में बड़ा बेकार सा डिसऑर्गेनाइज लग रहा था, उसको वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर देते हैं। तो ये थर्स्टन की जो थ्योरी थी वो ओरिजिनली तो 7 फैक्टर ही उन्होंने दिए थे, बाद में ये 2 फैक्टर आके ऐड हो गए उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिडक्टिव रीजनिंग। सो आप देखोगे कि इंटेलिजेंस की थ्योरीज हालांकि होती तो बड़ी चाटू हैं, लेकिन अगर आप खुद से कोरिलेट करोगे, लोगों के आसपास के ऑब्जर्व करके देखोगे तो ये थ्योरीज आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आपने देखा कि ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्यों कहला रही है, क्योंकि एक इंसान जो है उसमें ये 7 या 9 फैक्टर जो हैं वो कॉमन मिल रहे हैं, एज अ ग्रुप मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा। सो आई होप समझता हूँ मैं कि ये जो टॉपिक हो गए वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी ही करेंगी, साथ में साथ आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इंटेलिजेंस को लेकर वो बढ़ेगा। और इसी तरह हम आगे के वीडियोस को भी देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये भी काफ़ी अच्छी थ्योरी है और बहुत मतलब सूटेबल एग्जाम्पल इसमें फिट होते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। होप कि जल्दी ही ये टॉपिक आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।